हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस क्वेश्चन आंसर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 6 का यानी कि कक्षा 6 का आपका जो बुक है इतिहास का, हमारे अतीत वाली जो बुक है इतिहास की, उसके अध्याय 3 का यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जिसका नाम है आरंभिक नगर यानी कि इन द अर्लीस्ट सिटीज। इसके सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो आपके पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पाठ के बीच के जो प्रश्न होते हैं। जब मैं पाठ पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ ना कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के वीडियो में ये सारे करा दूंगा, तो वो क्लास आपके चैप्टर के बीच के जितने भी क्वेश्चन होंगे या फिर आपके चैप्टर के लास्ट के अभ्यास के क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मेरा उद्देश्य है कि वीडियो देखते देखते आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाए, और वीडियो अगर याद होता है इस वीडियो से तो लाइक करिएगा वीडियो को। और ऐसी वीडियो अगर आप एनसीईआरटी के सभी क्लासेस की, आप क्लास 6 में हैं तो आगे चल के क्लास 7 क्लास 8 में जाएंगे, तो फ्यूचर के लिए आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो क्वेश्चन आंसर की वीडियो हो, चाहे वो चैप्टर आपको पढ़ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आपके ये पेज पे बात की जाए तो 33 नंबर के पेज पे है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि पुरानी इमारतों को तोड़ के उस पर नया भवन बना दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारत जो थी उसको सुरक्षित रखना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है। यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उसे अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और वे जीर्ण शीर्ण व जर्जर हो चुकी हैं यानी कि खराब हो चुकी हैं, गिर सकती हैं किसी भी वक्त, तो क्या है, उनको तोड़कर नई इमारतें बना देनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या समझ में आया? अगर कोई पुरानी इमारत है जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व है, किसी इतिहास के किसी चीज़ से जुड़ी हुई है वो, तब तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको उसका रख रखाव करना चाहिए। लेकिन अगर उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, सिर्फ वो पुरानी है और वो खराब हो चुकी है, गिर सकती है किसी बीच किसी समय, हादसे से काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसको वहाँ पे हटा के नई इमारत बना देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? तो देखिए आपके पेज नंबर 35 पे है एनसीईआरटी की पुस्तक जो है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर में निम्नलिखित लोग रहते थे, जैसे शिल्पकार, शासक, लिपिक, व्यापारी। इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांव में नहीं रहते थे। तो ये क्वेश्चन याद हो गया आप लोगों को कि कौन कौन रहता था उस नगर में? शिल्पकार, शासक, लिपिक और कुछ व्यापारी। लेकिन इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांव में नहीं रहता था। तीसरा क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 40 पे, आज भी मुहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है अभी प्रेजेंट टाइम में। आपको पता है कि पुराने समय में मोहरों का प्रयोग होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी आज के समय में भी मोहरों का प्रयोग होता है। आपको पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पे मोहरों का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया इसका आंसर, किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा किसी भी वस्तु को छेड़छाड़ मुक्त करने के लिए मुहर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप कोई वस्तु दे रहे हैं किसी को पहुँचाने के लिए, कोई दस्तावेज है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे दस्तावेज है, तो उससे कोई छेड़छाड़ ना करे, उसको ख़राब ना करे, उसको देख महत्वपूर्ण दस्तावेज है तो वो चुरा को ले, इसलिए वहाँ पे मुहरों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 41 पे देखिए, अन्यंत्र है, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो रेगिस्तान से भरा हुआ है। तो आपको वहाँ पे मैंने बोला था कि आप एक बार वर्ल्ड मैप में देख लीजिए एटलस में कि मिस्र कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है। आपने पिरामिड देखा होगा, त्रिभुजाकार होता है, देखिए इस तरीके से, ये मकबरा होता है एक तरह से। मकबरा मतलब किसी के शव को वहाँ पे रखा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती हैं। इनमें यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, उनकी वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, यानी जिसको बजाते हैं जिस यंत्र को,
हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। समझ लीजिए कि एक लाश को दफनाने के लिए वहाँ पे पूरा पिरामिड बना दिया जाता था। तो सोचिए कितना पैसा खर्च किया जाता था उस पर। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? उत्तर, तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे मरने के बाद किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो राजाओं को हो चाहे कोई भी हो, उनको किसी भी चीज़ की जो उनके साथ दफनाई जा रही खाने पीने की चीज़ें, हथियार, उनके सेवक सेविकाएँ, तो उसको उसकी वो क्या करेंगे? उनको कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ की, क्योंकि मरने के पश्चात मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए मरने के बाद राजा भी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी कभी भी। कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल में से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? उत्तर है, हम लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा अगर करेंगे तो समुद्र के रास्ते, क्योंकि नावों का प्रयोग होता था उस समय, तो समुद्र के रास्ते नाव से जाएंगे। मेरे माता पिता कीमती पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे। हम मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, आप सभी को पता है वहाँ पर स्नानागार पाया गया था, घर, नाले, पूरा सुनियोजित तरीके से नालियाँ बनाई गई थी, और सड़कों के निर्माण की योजनाओं को देखेंगे। ये हो गया आपके अभ्यास के बीच की जो आरंभिक नगर वाले चैप्टर में था, वो आपने देख लिया। अब आपके अभ्यास के क्वेश्चन के आते हैं की तरफ बढ़ते हैं, पाठ्यपुस्तक के जो लास्ट में होते हैं। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? तो निम्नलिखित यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है। निम्नलिखित तथ्यों से कपड़ों के उपयोग के विषय में पता चला। पहला है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं में चिपके मिले। कपड़े के कुछ अवशेष पकी मिट्टी या तथा फेरियोन्स से यहाँ पे बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं, जिससे सूत काता जाता था। तो जाहिर सी बात है कपड़ा बनाने के लिए सूत काता जाएगा। मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति भी मिली थी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे पुरातत्वविदों को इन सभी चीज़ों से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का इस्तेमाल होता था। दूसरा प्रश्न है, सुमेलित करना यानी कि मिलाना है। तांबा, सोना, टीन, बहुमूल्य पत्थर। दूसरी तरफ गुजरात है, अफगानिस्तान है, राजस्थान है और कर्नाटक है। तो यहाँ पे देखिए हमें मिला के मैंने दिखा दिया है। तांबे का जो संबंध है वो राजस्थान से है, सोने का कर्नाटक से है, टीन का अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर आपका गुजरात। ठीक है, ये आप देख के याद कर लीजिएगा। तांबा राजस्थान, सोना चांदी साउथ में कर्नाटक की तरफ, टिन आपका बहुत दूर है अफगानिस्तान, और बहुमूल्य पत्थर आपका गुजरात। ठीक है, मोरबी आपका गुजरात में, वहाँ से पत्थरों के लिए वो फेमस है, तो याद रखिएगा गुजरात में बहुमूल्य पत्थर। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो यहाँ पे देखेंगे कि धातुएं, पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन पाए जाते थे वहाँ पे। सोने और चांदी के से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य, यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया, लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वे मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। जैसे कपड़ों पे अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो तो सड़ गई, पत्तों पे लिख रहे हैं, अगर ताम्र वृक्ष के पत्ते पे लिख रहे हैं तो वो तो समय के साथ नष्ट हो जाता है ना, अगर उसकी रख रखाव सही से न किया जाए तो लिखे होंगे लिपिक लोग। और सारी वस्तुओं पे भी। पहिया, सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग जो होता था वो खेतों को जोतने के लिए और बीजों की बुआई के लिए किया जाता था। तो आज चर्चा करिए इसके बारे में। अब देखिए, इस अध्याय में पकी मिट्टी, टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? वहाँ पे आपको पता है कि टेराकोटा पत्थर से आपको मिट्टी से पकी हुई कुछ यहाँ पे खिलौने पाए गए थे, तो उनमें से आपको बताना है कि उन खिलौनों में से जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा खिलौना रहा होगा। तो पकी मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बने कुछ खिलौनों की सूची है यहाँ पे। पहला, खिलौना गाड़ी, गुड़िया, विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू आदि।
चिड़िया के आकार की सीटियाँ, खिलौने, ठीक है, खिलौना हल यानी कि हल के आकार का खिलौना। शायद बच्चों को इन खिलौनों में से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी जो है अधिक पसंद आई होगी, लेकिन कुछ बच्चों को, जो बच्चियाँ रही होंगी, उनको गुड़िया भी पसंद आई होगी। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। तो आपको याद हो गया होगा ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा की सभ्यता के लोग क्या क्या खाते थे, आप अब उसमें से अभी भी क्या खाते हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री, जैसे गेहूँ खाते थे वो लोग, जौ खाते थे, चावल मिला है वहाँ पे, दालें, मटर। तो आज भी खाए जाने वाली जो सामग्री है वो सभी खाते हैं हम, गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मटर सब खाते हैं। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री में ये भी आता है आपका तिल, सरसों, फल, मछली, हिरण। तो हिरण नहीं खाते क्योंकि ये अब प्रतिबंधित हो गया है। बाकी सारी चीज़ें, तिल, सरसों, फल, मछली, ये सारी चीज़ें अभी भी हम खाते हैं। ठीक है, तो इसमें से बस हिरण छोड़ के बाकी सभी चीज़ें हम अभी भी खाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हिरण भी खाते थे सब। छठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर के में इसका कारण भी बताना है, अगर अंतर है तो क्यों। तो हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। आपको पता है कि जो और पहले के जो पाषाण काल के जो किसान थे, उसके बाद जब मनुष्य खेती करना शुरू किया, उस समय बस एक दो चीज़ें उगाता था। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में आपको मिले हैं वहाँ पे अवशेष, वो आपको गेहूं के भी मिले हैं, जौ के भी मिले हैं, चावल के भी मिले हैं। तो वहाँ पे कई फसलें उगाते थे लोग। तो वो अंतर है वहाँ पे जो पूर्व में किसान और पशुपालक थे उससे। और दूसरा, हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का भी उपयोग करते थे। तो ये हो गया अंतर पूरा। ठीक है, तीसरा अंतर है, हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उसमें पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जब पहिया नहीं रहेगा तो कोई किसी वाहन का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इस वजह से वो अंतर था ये। सातवां क्वेश्चन है, देखिए अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती में के महत्वपूर्ण इलाके में बनी हैं? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये अपने गाँव, अपने शहर के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए लखनऊ का, तो लखनऊ में क्या है, इमामबाड़ा है आपका, ठीक है, भूल भुलैया है। तो ये वहाँ पे महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, आप अपने शहर के अनुसार वहाँ पे कर लीजिएगा। तुम्हारे इलाके में कोई पुरानी इमारत है, यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है। ठीक है, तो ये भी आप अपने शहर के हिसाब से कर लीजिएगा। वहाँ पे नगर निगम होगी या फिर नगर पालिका होगी, वो इन सभी भवनों का जो रख रखाव के लिए होंगी उसका देखभाल करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सिर्फ 1-2 सेकंड का समय जाएगा, आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।